ते लोक चांगलं काम करतात, चांगलेच लोक सत्तेत राहिले पाहिजे. कारण बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं की संविधान खूप वाईट आहे, जर वाईट लोकांच्या हातात गेलं तर. मला वाटते की खऱ्या अर्थाने आम आदमी पार्टीच्या हातात ही सत्ता जायला पाहिजे. आपला लास्ट गाणं डोक्यात आला पाहिजे. गर्व जातीचा, धर्माचा, पंथाचा, पक्षाचा नंतर करूया यारो. भारत देश आम आदमी सरकार पहिले आपल्या डोक्यात आला पाहिजे. के लिए एक राजा सन्यासी हो जाता है, मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की बात पर बेटा सिंहासन त्याग देता है. मैं उस भारत से आता हूँ जिसकी तकदीर लिखने वाला बाबा साहब अम्बेडकर कहलाता है. ताकदी परेशान होता ये पेड़ ये पत्ते ये शादी भी परेशान हो जाए और परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए. तो सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए. सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए. साहेब न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए. कि नफरत का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, हिंदू की का मुसलमान हो गया. सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए. न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए. लेकिन मैं हमेशा से सोचता हूँ कि इस कदर हम रंगों के नाम पर सारी चीजों को बांटते जाएंगे तो सारी की सारी लाल सब्जियां, टमाटर और गाजर हिंदुओं के नाम और हरी सब्जियां मुसलमान के नाम आ जाएंगी. अभी बीच में तरबूज किधर से गिरेगा, इसको काटो बिकॉज ये ऊपर से ठहरा मुसलमान, अंदर से ठहरा भाई हिंदू. इसको फिर बाबा साहब वालों में बांट दो, खा लेंगे, टेंशन नहीं ले लेंगे. हमारे में नफरत भाई साहब इतनी भरी हुई है ना. लेकिन ये अंदाज जमाने को खलता है. ना मंदिर को जानते हैं, ना शिवालों को मानते हैं. ना मंदिर को जानते हैं, ना शिवालों को मानते हैं. हम तो भूखे पेट है भैया, सिर्फ निवालों को जानते हैं. ये अंदाज जमाने को खलता है. मैंने जलाया हुआ चिराग हवा के खिलाफ चलता है. ये मैंने अंदाज जमाने को खलता है. मैंने जलाया हुआ चिराग हवा के खिलाफ चलता है. और मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर दंगा रहने दो. मैं आम आदमी में बल बोल रहा हूँ. मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर दंगा रहने दो. लाल हरे नीले पीले में मत बांटो. मेरे छत पर तिरंगा रहने दो, तिरंगा रहने दो, तिरंगा रहने दो. भारत माता की. आम आदमी एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा गाता रसखा. मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है. मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है. मैंने सुना है राधा की चुनरी कोई सलमा बेगम सी. ओहो क्या बात है. जोरदार टाळ्या वाजना पाहिजे. इसको क्या बोलते हैं, इसको आम आदमी का कॉन्सर्ट बोलते हैं. क्या बात है, जोरदार तालियां होनी चाहिए. मैं उस भारत से आता हूं जिसके ओठों में गंगा और हाथ में तिरंगा है. भारत, मैं उस भारत से आता हूं जिसके ओठों में गंगा और हाथ में तिरंगा है. वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम, कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा है. वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया. मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने खुद विष पीकर दूसरों को अमृत दान किया. मैं गौतम के भारत से आता हूँ. मैं गौतम के भारत से आता हूँ जहाँ प्रजा के हित के लिए एक राजा सन्यासी हो जाता है. मैं राम के भारत से आता हूँ जहाँ पिता की एक बात पर बेटा सिंहासन त्याग देता है. मैं उस भारत से आता हूँ जिसकी तकदीर लिखने वाला बाबा साहब अम्बेडकर कहलाता है. अजी कोई चीख कर, कोई चिल्ला कर चला गया. कोई स्कूल में अपना सबक सीख कर कोई सिखा कर चला गया. कोई चीख कर, कोई चिल्ला कर चला गया. कोई स्कूल में अपना सबक सीख कर चला गया. एक बच्चा स्कूल के बाहर खड़ा रहा लेकिन इस देश के तकदीर लिख कर चला गया. रिपब्लिकन डे. आणि आज खऱ्या अर्थाने रिपब्लिकन डे साजरा करण्याचा आनंद संपूर्ण जगामध्ये
ज्या वेळेस 1947ला देश स्वतंत्रित होतो, 1949ला भारत देशामध्ये खऱ्या अर्थाने राज्यघटना पारित होती आणि 1950 मध्ये खऱ्या अर्थाने 26 जानेवारीला 1950 मध्ये आमच्या हाती सत्ता येते, म्हणूनच प्रजासत्ताक म्हणतो. एक प्रेमचंद बच्चों को ईदगाह सुनाता था, कभी कन्हैया की महिमा गाता रस खाए। और जितने भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो वाकई में इस देश के सच्चे देशभक्त कहलाए जाएंगे, क्योंकि एकता की मशाल ये किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी मजहब का नहीं, ये हम सब का है, हम सब इसमें शामिल हैं। आप सभी इसका अरेंजमेंट किया गया। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप लोग सामने सामने आके इस चेयर पर अपना स्थान ग्रहण करें। और यहाँ पर हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा माहौल यहाँ पर बनता हुआ। और यहाँ पर एक खास बात आपको बताता चलूं, हमारे बीच में भंते जी, फादर जी, साथ ही साथ मौलाना जी और साथ ही साथ हमारे बाबा जी जो कि गुरुद्वारे से हैं, आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ते लोक चांगलं काम करतात, चांगलेच लोक सत्तेत राहिले पाहिजे, कारण बाबासाहेबांचं म्हणणं होतं की संविधान खूप वाईट आहे, जर वाईट लोकांच्या हातात गेलं तर मला वाटते की खऱ्या अर्थाने आम आदमी पार्टीच्या हातात ही सत्ता जायला पाहिजे. अभी अपना लास्ट गाना. और यहाँ पर कितना सुंदर सा ये दृश्य यहाँ पर दिखाई देता है और वाकई में कितना प्यारा सा मंजर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक हिंदुस्तान हमें यहाँ पर मुकम्मल दिखाई दे रहा है, जहाँ पर सारे लोग मौजूद हैं। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई, मेरे सिख भाई, मेरे सारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और कितना प्यारा सा माहौल यहाँ पर बनता हुआ। और कहते हैं ना कि कहीं पर गीता के सुर, कहीं पर बाइबल, कहीं पर कुरान जिंदा है। कहीं पर गीता के सुर, कहीं पर बाइबल, कहीं पर कुरान जिंदा है। अले भरे हो चिथड़े तन पर ईमान जिंदा है। डोक्यात आला पाहिजे गर्व जातीचा, धर्माचा, पंथाचा, पक्षाचा नंतर करूया यारो. भारत देश आम आदमी सरकार पहिले आपल्या डोक्यात आला पाहिजे, पहिले डोक्यात आला पाहिजे. भारत माता की, अरे भारत माता की, भारत माता की.
युवा युवा अच्छा, क्या बात है. हाँ, यूथ सिर्फ एज से नहीं होता, दिल से होता है. नहीं तो 60व्या वर्षाच्या म्हाताऱ्याला लग्न करू वाटते वो भी यूथ ही होता है. अच्छा, यूथ कौन कौन है? हाँ, ये अभी है ना, शादी का नाम लिया तो ये. अच्छा, यूथ खऱ्या अर्थाने दादा यूथच्या भरोशावरती देशाचं सगळं साम्राज्य टिकवले जात आहे. एपीजे अब्दुल कलाम साहेब म्हणायचे, according to the demographical dividend, India is the one of the youngest countries in the whole world. There are 65% youth included is in the India based only. 65% युवा पिढी जगाच्या पाठीवर जर कुठल्या एका देशामध्ये असेल तर ते केवळ भारत देशामध्येच आहे. म्हणजे केवळ युवा पोरा आणि पोरींना जर एकत्रित केलं तर एक वेगळा सेपरेट देश सुद्धा बनू शकतो. म्हणून माझ्या सगळ्यांना विनंती आहे की या कार्यक्रमामध्ये कुठलाही कार्यक्रम असो, जेवढी कार्यक्रमामध्ये स्त्री महत्वाची आहे तिच्यापेक्षा महत्वाचं स्त्रीची पोरगी आणि पोरगा महत्वाचा आहे, कारण त्यांच्याच भरोशावरती देशाचं अस्तित्व टिकलेलं आहे. इथे भगतसिंगांचा फोटो सेकंड नंबरवरती लागलेला आहे. कितव्या वर्षी फाशीवर गेलेला तो माणूस? 23व्या वर्षी. ठीक आहे, म्हणजे माझ्यापेक्षा 1-1.5 वर्षांनी लहान असावं तरी सुद्धा. आणि नाहीतर आज 2 तास जरी पोरगा घरातून घरी वापस नाही आला तर आई म्हणते की कुठं गेला, फोन कम नाही उचलत होता. तो माणूस हसत हसत फाशीवरती गेला. भगतसिंगांच्या आईविषयी बोलला जातो, बाप के साथ में कौन खड़ा रहेगा. ना खुशी से जीना ना चैन से सोना, बड़ा मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना. मैं इसलिए दिखा है इसलिए बोल रहा हूं, ना खुशी से जीना ना चैन से सोना, बहुत मुश्किल है भगत सिंह का बाप होना. एक दिन ऐसा ही था, भगत एक दिन देखा और पूछा कि भगते क्या कर रहा है. तो भगत ने बोला कि बापू इनकलाबी हो रहा हूं, मिट्टी में बंदूकें बो रहा हूं. मैं तभी जान गया था कि ये गुरु गोविंद सिंह जी का लड़ाका है. अकेला ही 1.25 लाख से लड़ेगा, सहरा बांध की घोड़ी नहीं, फंदा चूम के फाशी चढेगा, फंदा चूम के फाशी चढेगा. या पद्धतीचं अस्तित्व आमच्या इथे आहेत. आणि आज म्हणूनच हे लोक, क्रांतिकारी लोक, या लोकांनी वेगळ्या पद्धतीने आयुष्य गुजारलं. आणि आज खऱ्या अर्थाने बाबासाहेबांनी जेवढं स्वातंत्र्य मिळणे देखे हैं यहाँ के नेता, जो मरे हैं इसी देश के लोगों के हाथों गोली लगा के. कि हमने देखे हैं यहाँ के नेता जो मरे हैं इसी देश के लोगों के हाथों, पर भीमराव अंबेडकर किसी के गोली से मरा नहीं, किसी के गोली से मरा नहीं. कारण सगळ्यांना जगवणारा देखील बाबासाहेबच होता, सगळ्यांना आयुष्य देणारा देखील बाबासाहेबच होता. या देशामध्ये जेवढा सन्मान हिंदूचा होतो तेवढाच मुसलमानाचा व्हायला पाहिजे, तेवढाच सन्मान ख्रिश्चनाचा सुद्धा व्हायला पाहिजे. कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू हो गई, बकरा मुसलमान हो गया. कि ये पेड़ ये पत्ते ये शाखे भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखे भी परेशान हो जाए, ये पेड़ ये पत्ते ये शाखे भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए. कि सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए, सूखे मेवे भी यह देखकर हैरान हो गए. साहेब न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए. कि नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया, गाय हिंदू की बकरा मुसलमान हो गया, सूखे मेवे भी देखकर हैरान हो गए, न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए. लेकिन मैं हमेशा से सोचता हूं कि इस कदर हम रंगों के नाम पर सारी चीजों को बांटते जाएंगे तो सारी की सारी लाल सब्जियां, टमाटर और गाजर हिंदुओं के नाम और हरी सब्जियां मुसलमान के नाम आ जाएंगी. अभी बीच में तरबूज किधर से गिरेगा, इसको काटो बिकॉज ये ऊपर से ठहरा मुसलमान, अंदर से ठहरा भाई हिंदू. इसको फिर बाबा साहब वालों में बांट दो, खा लेंगे, टेंशन नहीं ले लेंगे. हमारे में नफरत भाई साहब इतनी भरी हुई है ना. लेकिन कि अंदाज जमाने को खलता है, ना मंदिर को जानते हैं ना शिवालों को मानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं ना शिवालों को मानते हैं. हम तो भूखे पेट है भैया, सिर्फ निवालों को जानते हैं. कि अंदाज जमाने को खलता है, मैंने जलाया हुआ चिराग हवा के खिलाफ चलता है. कि मैंने अंदाज जमाने को खलता है, मैंने जलाया हुआ चिराग हवा के खिलाफ चलता है. और मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर दंगा रहने दो. मैं आम आदमी में बल बोल रहा हूँ, मैं अमन पसंद हूँ, मेरे शहर दंगा रहने दो. लाल हरे नीले पीले में मत बांटो, मेरे छत पर तिरंगा रहने दो, तिरंगा रहने दो, तिरंगा रहने दो. भारत माता की. हाँ, तो नमस्कार साथियों, मैं धर्मेंद्र सिंह लोकतंत्र मीडिया से. तो आज आप देख रहे हैं हमारे साथ आम आदमी पार्टी की टीम
एक तरफ आम आदमी पार्टी का इधर दिल्ली में चुनाव, और उस चुनावी सरगर्मियाँ में बहुत सारे वहाँ पर उतार चढ़ाव क्या आता है समय पे देखेंगे। क्या वहाँ पे दिल्ली में भी क्या सरकार फिर से 15 साल रिपीट करेगी या कोई और। एक तरफ बल्लारसा में आम आदमी पार्टी ग्राउंड लेवल से एकदम जीरो से एक अच्छे मुकाम पे पहुँचते हुए यहाँ के जो कार्यकर्ता, उनकी मेहनत, उनकी लगन से और एक यहाँ की अच्छी से अच्छी पार्टियों को एक टक्कर देते हुए आम आदमी पार्टी की यहाँ की टीम, और उसी कड़ी में इन्होंने जो आज एक जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियाँ नहीं करती, बहुत सारे लोग ये करेंगे, डांस के प्रोग्राम करेंगे, इसके करेंगे, उन्होंने जो एक सामाजिक प्रोग्राम, एक जो समाज को संदेश देने का कार्यक्रम किया, वो काफ़ी सराहनीय था। उसी कड़ी में मैं भी यहाँ पे काफ़ी देर से इस प्रोग्राम को कवर किया हूँ, और इन सभी लोगों से लोगों ने की मेहनत है जो बल्लारसा में इन्होंने कुछ सोचा भी है, कुछ अलग करके, जो देश की बड़ी बड़ी पार्टियाँ नहीं कर सकती। इनका कहना है कि हम कुछ अलग करेंगे आम इंसान की ज़रूरत के हिसाब से। तो मैं एक बारी बारी सभी से मुलाकात कराऊंगा। तो अभी कौन बोलेंगे? हाँ, तो मैं अभी हमारे सर से बात करूंगा। तो हमारे नागेश सर से मैं बात कराता हूँ, जिला अध्यक्ष से, उपाध्यक्ष से, सॉरी। तो उनसे जानना चाहेंगे कि सर एक कैसा विचार आया आपके मन में कि 26 जनवरी के दिन और एक ऐसा प्रोग्राम किया जाए कि कुछ अलग हटके हो अलग पार्टियों से। जय हिंद। मैं प्रोफेसर गंडलेवार राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हूँ और आम आदमी पार्टी का जिला उपाध्यक्ष, माजी नगर सेवक, और बहुत से ऐसे संगठन हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग काम करते हैं, जैसे तेलुगुवारी फाउंडेशन करते हुए मल्टीपर्पज़ फाउंडेशन। आम आदमी पार्टी एक सिद्धांतों की पार्टी है। वो पार्टी की स्थापना ही जनजीवन अरविंद केजरीवाल ने झुग्गी झोपड़ियों में 10 साल बिताने के बाद में एक संघर्ष किया, अन्ना आंदोलन हुआ, आंदोलन से पार्टी निकली, और उनका उद्देश्य ये था कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की दिनचर्या, उनके जीवन की किस तरह रहती है और उन जीवन को किस तरह से बाहर निकाला जाता है। और जब पार्टी बनी तो अरविंद जी ने यही सोचा है कि क्यों ना हम लोग निचले तबके के और मिडिल क्लास का आज के तारीख में जीना मुश्किल हो गया। देश में 80 करोड़ के ऊपर के लोग गरीबी रेखा के नीचे निकल गए, और उसी की कड़ी में दूसरी तरफ में एक आम आदमी पार्टी सरकार है दिल्ली और पंजाब में। वहाँ गरीब तबके के लोगों का जीवन स्तर उठा रहा है, वो है शिक्षा और स्वास्थ्य। तो हमारे बल्लारपुर के आम आदमी पार्टी, जैसे कि आप लोगों को सबको पता है, हमारा युवा रवि पुप्पलवार, इनका नेतृत्व और इनकी सोच, ये जो सोचता है, ये पूरा समर्पित लड़का है ये। और इसके समर्पण के वजह से मैं तो पहले से ही पार्टी का ये था, लेकिन यहाँ पे इनके एक्टिविटीज़ देख के, इनके एक्टिविटी को थोड़ा सा जोश भरने के लिए फिर मेरे जैसा एक पढ़े लिखे लोग, ऐसे मेरे जैसे हज़ारों लोग जुड़े हुए हैं, और एक अच्छी नीयत से वो काम कर रहा है। उसके सोच को मैं भी सलाम करता हूँ कि वो जब सोचता है तो 10 गुना आगे की सोचता है कि भाई हमको क्या करना चाहिए। तो उसी कड़ी में आज जो हम लोगों ने देखा है, तुमने पूरा समय दिया है, मैं धन्यवाद करता हूँ तुम्हारा, कि एकता का मशाल उत्सव संविधान के समर्थन में, तो कितना बड़ा गहरा उसमें अगर सोचने गए तो बहुत बड़ा मतलब निकलता है। और जिसकी रूपरेखा हमने आज के इस कार्यक्रम में और पूरे कार्यक्रम में, जैसे मशाल यात्रा से लेके तो एंडिंग तक के हम लोगों ने देखा है, कितना मस्त कार्यक्रम रहा। और ये हमारे जो एक्टिविटीज़ है इतने प्रभावित करते हैं हमारे गांव वालों को, और इस कार्यक्रम के वजह से, और साथ में जो एक्टिविटीज़ हमारे आम आदमी पार्टी की टीम रवि पुप्पलवार के नेतृत्व में इस गांव में करती है बल्लारसा में, तो आने वाले दिशा नगर पालिका इलेक्शन में ज़रूर हमारे कामयाबी, हमारे कुछ कार्यकर्ताओं को नगर पालिका में चुन के जाने का कामयाबी मिलेगी। आशा करते हैं बल्लारपुर की जनता इस आम आदमी पार्टी को
प्रशासन में हम लोग बाहर से तो अच्छा एक्टिविटी करते हैं, प्रशासन में घुसने के बाद में व्यवस्था परिवर्तन, स्वराज्य की स्थापना और भ्रष्टाचार मुक्त भारत करने के आम आदमी पार्टी की सोच को स्थापन करने के लिए मौका दे, यही मैं आग्रह करते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ। एक छोटा सा एक जो थोड़ा ज्वलंत सवाल है कि जिस तरीके से आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम देख रहे हैं और बल्लारसा के लोग देख रहे हैं, जिस तरह विधानसभा में हुआ, बहुत इच्छा थी आम आदमी पार्टी के लोगों की यहाँ पे चुनाव लड़ा जाए, हार जीत लगी रहती है, पता तो चलेगा कि लोग अपनों को कितना चाहते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो कि नगर परिषद और महानगर पालिका ये सब चुनाव आ रहा, उस समय भी पार्टी से अगर कोई ऐसा आर्डर आया कि नहीं यार अपने को अलायंस में लड़ना है या यहाँ अपने को नहीं लड़ना है, तो उस समय आपकी क्या भूमिका है? बहुत ही जो महाराष्ट्र का दिलों में जो सवाल था, वो सवाल पूछकर हमको भी एक मन हल्का करने का मौका मुझे मिला यहाँ पे। आप दिल्ली की गवर्नमेंट को जानते हैं, हमारे टीम के ऊपर में जो जुल्म हुए पिछले 5 साल में, 2.5 साल कोरोना में गया, 2.5 साल जो संघर्ष जेल की रही, हमारे पूरे टॉप लीडर्स पूरे जेल में डाल दिए। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी तो बनती है, चाहे हम लोग पिछले 2015 से 20 तक के जो जनता के उपयोग की जो चीज़ें हैं, जो काम किए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, रोड, रास्ते, नाली, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, वो सिर्फ काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि 20 से 25 के बीच में ने क्या जो एंटी इनकम्बेंसी बनाए ये लोगों ने, नैरेटिव सेट किया था, उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंची थी और कहीं ना कहीं दिल्ली की सत्ता के ऊपर में एक बहुत बड़ा आघात होने वाला था। तो जैसे ही केजरीवाल जी और हमारी पूरी टीम जब बाहर आ गई, इतने कड़क कानून के पीएमएलए के बावजूद भी, और तब जब केजरीवाल ने एहसास किया कि भाई आज दिल्ली बचाना बहुत ज़रूरी है, अगर दिल्ली नहीं बची तो देश में जो सपना देशवासियों ने देखा आम आदमी पार्टी के रूप में, उनका जीवन स्तर आज कोई ना कोई तो आया है। भाई कांग्रेस और बीजेपी की जुगलबंदी की वजह से हमारी देश की जनता जातिवाद धर्म के नाम से पीड़ित थी, और उसमें उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाया कि पहले हम लोग अभी फोकस करेंगे दिल्ली के ऊपर में, और उसके बाद में मुझे विश्वास है और मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो हमने किया वो हमारी मजबूरी थी, लेकिन जो आगे 8 फरवरी के बाद में होगा वो देश की आवाज़ रहेगी। और आने वाले दिनों में देखेंगे और ज़रूर हमको परमिशन मिलेगा, और बिल्कुल अपनी ताकत से पूरी ज़ोरों शोरों से आम आदमी पार्टी नॉट ओनली महाराष्ट्र के लोकल बॉडी इलेक्शन बल्कि पूरे देश के जो लोकल बॉडी इलेक्शंस या पूरे लोकसभा तक के इलेक्शन लड़ेंगे, और 2029 में एक नया भारत का उदय होने वाला जा रहा है। ये आप मेरे ये शब्दों को या मेरा ये इंटरव्यू को फिर से बाद में चला लेना। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। तो इसी कड़ी में मैं एक ऐसी शख्स से मिलाने जा रहा हूँ कि पता नहीं उनके दिमाग रात में सोते हैं कि नहीं सोते, उनके दिमाग में ये सब उथल पुथल आता कहाँ से। कभी स्कूलों में कब जाके धरना देना, कभी कभी नगर परिषद चौक में जाके धरना देना, उथल पुथल कहाँ से आते हैं और क्या ऐसे उनके आगे की क्या रणनीति है। तो मैं हमारे रवि जी से बात कराता हूँ। तो आपके दिमाग में सब आइडिया कहाँ से आते हैं, आप सोते होते कि नहीं रात को? धर्मेंद्र भैया, आपको मैं बताते हुए मुझे ये खुशी होंगी अभी, क्योंकि ये जो सवाल आपने पूछा कि मैं सोता हूँ नहीं सोता हूँ, आदमी सपना सो के देखने से कोई सपना हासिल नहीं हो सकता। जाग के खुले आंखों से जब अपन सपना देखते हैं ना, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कोशिशें होती है। तो ये कोशिशें सिर्फ मेरी है, और ये कोशिशों को अगर भर देने का कोई काम करता है ना, तो ये मेरे साथ में जो खड़े हुए लोग हैं ये देते हैं, और इन लोगों ने ही इस सारे चीज़ को आगे बढ़ाया। मैं सिर्फ सोचता हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए ये नहीं होते ना मेरे साथ में, तो मैं शायद और कुछ नहीं कर पाता या बाकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता। मुझे हमेशा यही विश्वास रहा है कि अपनों को साथ से ही हम कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मेरे साथ में इस राह पर जो भी लोग मिले वो मुझे अपने मिले, और इन अपनों ने हमेशा मुझे कंधे पे बिठाया, सर पे बिठाया, और मैं हमेशा कोशिश करूँगा कि इस चीज़ का मैं अहम कभी नहीं करूँगा। बस।
एक जैसे मैं भी सामने पढ़ रहा हूँ, नगर परिषद विद्यालयों में सुधारना चाहते हैं तो आम आदमी पार्टी का आप विकल्प देखिए, आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। तो क्या ऐसा लगता है कि नगर परिषद जो स्कूल है, सरकारी स्कूल, क्या उसमें सुधारना हो सकता है? 200% सुधारना हो सकती है। मैं 100% या 99% नहीं बोल रहा हूँ, 200% बोल रहा हूँ। इस स्कूलों को सुधारने के लिए हमारे पास में हमारा एक बजट है, और उस बजट के बारे में मैं इस कार्यक्रम के दौरान जब मेरा संवाद था तब मैंने बोला कि 156 करोड़ का बजट है। और आपको बताते हुए मुझे बहुत दुख व्यक्त हो रहा है कि ये लोग सिर्फ 2% मतलब पैसा एजुकेशन पे लगाते हैं, और वो 2% बजट में से नहीं, इनकी रेवेन्यू में से करते हैं। और इनकी रेवेन्यू है नियर अबाउट 70 लाख रुपए, है ना। और इन 70 लाख मासिक अगर इन्होंने अगर ये सब चीज़ें किया तो इसमें सच में हमारा एजुकेशन हो सकता है। और इसमें कैसा होता है, नगर परिषद की स्कूलें हैं, नगर परिषद की स्कूलों के जो शिक्षक होते हैं इनको 10% सैलरी दी जाती है नगर परिषद द्वारा, 90% सैलरी गवर्नमेंट पे करती है। तो ये 10% देने में जिनकी ख़त्म हो जाती, वो 2% जो है और रेवेन्यू में से है। तो हमको अब वो प्लान करना पड़ेगा कि हमारे बजट में अगर तुम दलित वस्ती का नाम ले सकते हो, हमारे बजट में तुम सौंदर्यीकरण का नाम ले सकते हो, हमारे बजट में अगर तुम अन्य एक्टिविटीज़ करके मतलब वो नाम लेके वैसा खर्चा कर सकते हो, तो मेरा तो बहुत जिम्मेदारी के साथ में ये बोलना है कि भैया ये सब चीज़ों पे मैं ध्यान नहीं देता, मैं तो बस एक ही चीज़ पे ध्यान देता, दलित को ही ख़त्म कर दे। तो अगर एजुकेशन अच्छा देकर, ये दलित शब्द को ही ख़त्म कर दिया अगर हमने एजुकेशन अच्छा देकर, तो क्यों नहीं करें हम वो प्रयास। तो ये प्रयास में हमारे पास में भरपूर बजट है, हमारे पास में बहुत सारे इनकम सोर्सेस है, बाकी राज्य बाकी केंद्र इनसे भी अपन अच्छा खासा फंड लेके आ सकते। बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, जो कि मौजूदा राजकारण में मौजूदा बल्लारपुर शहर के नगर अध्यक्ष थे, मतलब माजी या नगर सेवक है या तो मौजूदा आमदार है या खासदार भी होंगे, तो इनकी नीयत नहीं है, ये स्पष्ट बोल सकता हूँ। नीयत रहेंगी तो एजुकेशन क्या, यहाँ पे हेल्थ भी अच्छी होंगी, जिस तरीके से दिल्ली में हुआ उस तरीके से बल्लारपुर में भी हो सकता है। धन्यवाद। अभी उम्मीद है कि अभी बल्लारसा की जनता ज़रूर आपको सपोर्ट देगी एक विकल्प के तौर पे। काफ़ी दिनों से आपकी इच्छा है मुझे मौका मिले और हमें बदल के दिखाएंगे, तो उम्मीद है कि बदलेगा भी। और उसी कड़ी में मैं अभी, ये मेरी इच्छा नहीं, ये हम सबकी जिद है। तो उसी कड़ी में अभी हमारे साथ जो इनकी टीम में अक्सर देखता हूँ, अमर अकबर एंथोनी और अमर से तो बात हो गई, मैं अकबर से बात कर रहा था। क्या कैसा आप ये टीम से जुड़े, कैसा मतलब आप क्या आम आदमी पार्टी से, जैसे बहुत सारी पार्टियाँ थी, आपको आम आदमी पार्टी के ऐसी क्या लगा कि उनकी क्या सिद्धांत लगे कि आप इसी पार्टी को चुना? सबसे पहले आपको मेरा क्रांतिकारी सलाम है कि एक पत्रकार का इस तरीके से हमारे साथ जुड़ना और अच्छाई को आगे बढ़ाना, ये बहुत ही जिगर की बात होती है कि एक पत्रकार आकर इतने अच्छे कार्यक्रम को समझकर, इस कार्यक्रम की सोच को समझकर, आगे वाले होने वाले जनता के भविष्य को समझकर ये सवाल कर रहे हैं और हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे पत्रकार बहुत ज़्यादा होने चाहिए ताकि अच्छाई लोगों तक जाए। और आम आदमी पार्टी एक सोच है, और उसी सोच के साथ में मेरी लाइफ की, मेरी ज़िंदगी की पहली राजनीतिक पार्टी को जिसको मैंने ज्वाइन किया, वो सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी थी। ये खेलने कूदने की उम्र में, घूमने फिरने की उम्र में हम एक किसी घर के छत पे बैठे थे और वहाँ पर 2-4 लोग आकर दिल्ली के होने वाले कामों को बता रहे थे और बोल रहे थे कि हम भी आने वाले चुनाव में इस तरह से काम करेंगे। तो मैंने बस उनसे ये सवाल किया, क्या कैसे जुड़ना है, नहीं क्या करना है बोलो, क्या करना है बोलो, कब से करना है बोलो। फिर हम लोग जुड़े, साथ में कारवां बढ़ता गया। धीरे धीरे मैं 2015 से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हूँ। फरवरी के महीने में जुड़ा था 2015 से, जब मेरा वोट भी नहीं था, तब से मैं जुड़ कर काम कर रहा हूँ। और आज आम आदमी पार्टी ने बल्लारपुर क्षेत्र में इतनी पहचान दी है कि अगर एक आम सा नागरिक हमारे पास में कुछ समस्या लेकर आता है तो हम उसको पूरा करने की पूरा प्रयास करते हैं। ये सोच है, एक अच्छी सोच है और हमें कामयाबी
ये कामयाबी बोलूँगा मैं इसको, ये इसलिए मिल रही है कि हमारी नीयत कभी ख़राब नहीं हुई। हमने हमारी नीयतों को कभी सोच को ख़राब नहीं किया और जनता के लिए हमेशा तत्पर रहे। मैं आगे भी आश्वासित करता हूँ अपने जुमलों से कि हमारे पास में आने वाला समस्याग्रस्त कोई भी व्यक्ति हो, हम ना कभी उसकी जात देखते हैं ना धर्म देखते हैं, हम उसके काम को देखते हैं और काम को देखकर उसको पूरा करने का पूरा प्रयास करते हैं और उसको खुशी हो इस तरह से हम पूरी कोशिश हमेशा करते रहते हैं। लोगों का साथ हमेशा मिलता है और उम्मीद है मैं भी लोगों से एक विनती करूँगा कि इस बार भी हमें और अच्छी सोच रखने वालों को मौका दे तो इनका भविष्य और आने वाले बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। तो धन्यवाद, काफ़ी अच्छे विचार आपने रखे। आपने बताया कि किस तरह पार्टी से जुड़े। अब आप बताइए सर, आप आम आदमी पार्टी के क्या अच्छा लगा आप पार्टी से जुड़े? क्योंकि मैं आपको कभी देखा नहीं राजनीतिक पार्टियों में, आज पहली बार देख रहा हूँ आप कोई मंच पे खड़े हैं। तो आप इतने सभी, क्योंकि आपके मैं देखा हूँ पहले से कांग्रेस वाले भी बैठते हैं तो वहाँ बीजेपी वाले भी बैठते हैं, आम आदमी पार्टी तो वहाँ कभी बैठने नहीं है कि आपको आम आदमी पार्टी क्यों अच्छी लगी? आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में फाउंड हुआ है उस टाइम से मेरे को ऐसा लगा कि एक ईमानदार पार्टी है और अच्छा काम कर रही है, तो ऐसे पार्टी को अपन ज्वाइन होना है। मैं अन्ना हजारे के जो हुआ था आंदोलन, उसमें भी केजरीवाल को देखा हो, उनके विचार मेरे को अच्छे लगे, इसलिए मैं ये पार्टी को ज्वाइन किया। तो धन्यवाद। और कोई बोलना चाहिए? आप आम आदमी पार्टी से कैसा है? आम आदमी पार्टी से 2013 में क्या विचार अच्छे लगे? हमको एजुकेशन के सिवाय जो सरकार बोलती है कि हम बदलाव करेंगे, लेकिन सरकार बदलाव नहीं कर सकती जब तक एजुकेशन टाइट ना हो और अच्छा ना हो, तब तक बदलाव जरूर कोई ये नहीं है, मायने नहीं रखता। इसलिए एजुकेशन सख्त होना और एजुकेशन का प्रसार प्रचार होना ये जरूरी है। अच्छा होना चाहिए, इसलिए एजुकेशन हो रहा है। और प्राथमिकता ये भी है कि आरोग्य व्यवस्था जो है, जो आज चंद्रपुर की हो गई या बदरशा की हो गई, जो देखते हैं अपन यहाँ से आमदार खासदार चुन के जाने के बाद में भी दुर्व्यवस्था रहती है, तो हम नहीं मानते कि उसको राजनीति वाले अच्छे तरीके से उसको ये करके। इसलिए आम आदमी पार्टी ने जो दिल्ली में किया, यहाँ पर अभी भी कार्यकर्ता की नींव है कि हम लोग यहाँ पर सुधार। वार्ड मेंबर चुनाव जो आने वाला है उसमें क्या लगता है कि कितना पल्लड़ समय के कितने से वार्डों में आप चुनाव जीत सकते हैं और क्या है, कुछ उम्मीद ऐसा लग रहा है? उम्मीद तो है जरूर, क्योंकि लोग कैसे तरस गए, ये आमदार खासदार हो गए या महानगर पालिका में जो काम हो रहे अभी, जो नया कुछ लाना चाहते हैं, जैसे अमृत योजना का जो जल। धन्यवाद। तो आप एक युवा के नाते क्या आपको आम आदमी पार्टी कैसी लगी? आम आदमी पार्टी जो काम कर रही है उसको देखते हुए हमको ऐसा क्या लगता काम? है, कुछ तो काम ही नहीं हो रहे। काम हो रहे हैं ना, कहाँ हो रहे हैं? काम सरकारी में जो भी काम हो रहे, चिल्लर चल्लर जो भी काम कर रहे कोशिश तो कर रहे हैं। अच्छे विचार अच्छे लगे, अच्छे विचार है। और एजुकेशन के बारे में जो लड़ रहे उसके एजुकेशन के बारे में जरूर ये लड़ना चाहिए। ठीक, आप क्या अच्छा लगा? आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है वो एजुकेशन और हेल्थ और सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे है ना सिटी प्लेस पे जो है ना इलेक्ट्रिक पैदा होती है, वो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में है ना इलेक्ट्रिक है ना जितनी महंगी देते हैं वो बहुत डिफरेंट है। जो दिल्ली में है ना इलेक्ट्रिक फ्री है वो यहाँ पे नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता है। ये सबसे बड़ा है ना बताओ क्या काम है, और ये काम अभी है ना सिर्फ आम आदमी पार्टी कर सकती है, अरविंद केजरीवाल ही कर सकता है, वो जादू उनके पास ही है, बाकी और किसी के पास नहीं है। धन्यवाद। सर आप बताइए, आप एक टीचर के व्यवसाय से और सामाजिक उससे सर, आम इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बीजेपी है, सब है, यही पार्टी आपको क्यों अच्छी लगी? कांग्रेस में जा सकते थे, बीजेपी में जा सकते थे। सबसे पहले कांग्रेस सेवा दल का अध्यक्ष रह चुका हूँ बल्लारपुर शहर का, लेकिन कांग्रेस सेवा दल में रहकर मैंने जो कार्यकर्ताओं के काम के तरीके देखे वो मुझे पसंद नहीं थे। मैं वहाँ से आउट हुआ और अपना व्यवसाय जो टीचर का मेरा व्यवसाय है वो मैं करते रहा। अंत में मैं बहुत साल तक न्यूट्रल रहा, उसके आगे मैं कुछ काम नहीं करता रहा। लेकिन 2022 में नागेश गंडलेवाड़ जी और रवि पुपलवाड़ जी मेरे पास आए और मुझे एक टीचर होने के नाते मेरा कर्तव्य क्या है,
वो समझाने का प्रयास किए। मुझे समझ में आया कि एक आम आदमी पार्टी ऐसी पार्टी है जो देश में जिन राज्यों में उनकी सरकार है अच्छा काम कर रहे हैं, जो अन्य राज्य के लोग पीड़ित हैं उनसे हट कर के वो काम कर रहे हैं और जनता को घर पहुंच हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। तो ये सब देख करके मैं प्रभावित हुआ और ख़ासकर ये दोनों मेरे मित्र होने के नाते और ये उसमें काम कर रहे हैं और इसीलिए इनसे भी प्रभावित होकर के मैं इनके साथ में काम कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। एक सवाल है कि मान लीजिए आप कांग्रेस सेवा दल पार्टी से, कांग्रेस से कोई अगर बड़ा ऑफर आया, चलो आपको शहर अध्यक्ष बना दिया, तो क्या करोगे आप? मैं कोई पद नहीं स्वीकारूंगा और मुझे कोई लालच भी नहीं है किसी पद में जाने के लिए, और क्योंकि मैं समझ चुका हूँ। और कांग्रेस सेवा दल जो एक सेवा दल था, तो कांग्रेस कमेटी के जो लोग रहते हैं वो सेवा दल को नौकर समझते हैं। जैसे बीजेपी में एक आरएसएस है, वहाँ लोग ट्रेनिंग ले करके राजनीति में जाते हैं। सेवा दल इस रूप में बना था कि आगे चल करके लोग सेवा दल में आए, ट्रेनिंग लें, कैडर सीखे पार्टी का काम करें और पार्टी काम करें। यहाँ उल्टा होता है, सेवा दल सेवक कहलाता है और ये जो नेता लोग होते हैं ये मजा मारते हैं। इसीलिए मुझे वो पसंद नहीं आया और इसलिए मैं उनसे बाहर हुआ। आपने तो देखा सकते हो, अभी काफ़ी समय भी हो गया है और ये लोग थक भी गए हैं। अब ये भी इनको भी लग रहा होगा ये क्या अभी रात भर यही चलेगा क्या। तो अभी और नेक्स्ट अगले उसमें ज़रूर इनसे मुलाकात करेंगे। इनके दिए हुए वादों पे कितना ये लोग खरे उतरते हैं वो भी आपकी मुलाकात कराएंगे, लेकिन उसके लिए इनको मौका ज़रूर देना पड़ेगा। जब मौका देंगे जब भी पता चलेगा कि कितना ये लोग करते हैं। और आप लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े और आपने समय दिया, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और रात शुभ हो और आने वाला समय आपके लिए उज्जवल हो, यही आपसे दुआ।